हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी पावर। देखिए, सबसे पहले इस वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ वर्क्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ द एनर्जी में भी कौन कौन सी फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस व्हेन वर्क इज़ डन ऑन सिस्टम और बाय द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझने के बाद हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो होता है ना, उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। फिर हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। After that we will study work energy theorem, that is very important, work energy theorem, and after this work energy theorem we will study power and types of power. So this is not work, this is power. So this is the part of our chapter that we will study in this topic, work energy power. तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों कि वर्क की डेफिनेशन, जैसा कि हमने पता ना हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये दो चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको सीखना है कि वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं फिजिक्स में। तो देखिए प्यारे बच्चों, वर्क की डेफिनेशन होती क्या है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आता है तो वर्क होता है। तो व्हेन फोर्स ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी, देन वर्क इज सेड टू बी डन। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम वर्क को डिनोट करना चाहें तो हम कहेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब ये डॉट क्या होता है? जब भी आपको ये देखिए एफ के ऊपर मैंने एरो लगा दिया तो ये फोर्स वेक्टर हो गया, ये एस के ऊपर मैंने एरो लगा दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और जब ऐसे दो वेक्टर के बीच में जब कोई डॉट हो ना, तो उस डॉट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं? ये जो दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर में आपको पता है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो हम इसका पहले मैग्नीट्यूड लिख लेंगे एफ, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने एस, और फिर जो इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसका हम कोस ले लेंगे, कोस ऑफ थीटा। तो जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ थीटा। अब ये ध्यान से सुनिए कि बहुत सारे बच्चे वर्क को ऐसे लिख लेते हैं कि वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है बेटा, ये एक स्पेशल केस है। ये एक स्पेशल केस में होता है। कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अब हम इसको अच्छे से जनरलाइज करेंगे, तो जनरलाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि जो वर्क होता है वो एफ एस कोस थीटा होता है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एफ एंड एस के। सो वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो अब देखिए हम बॉडी के ऊपर देखेंगे कि कैसे हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि फोर्स है, ये इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ये पुलिंग टाइप फोर्स है, तो ब्लॉक को खींचेगा अपनी डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखिए इस ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो एस किया। अब हम देखेंगे कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है और जो ये फोर्स है, इनके बीच में एंगल कितना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, फोर्स ऐसे है, तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा। तो हम वर्क डन कैसे लिखेंगे? एफ डॉट एस। आपको वर्क की हमेशा जो डेफिनेशन याद रखनी है वो रखनी है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कोस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस। और यहाँ पे एंगल बिटवीन एफ एंड एस कितना है? थीटा। तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा। अगर यहाँ पे एंगल फाई होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? कोस फाई आ जाता। अब देखिए हमें पता चल गया कि वर्क जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला एफ डॉट एस। डॉट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो स्केलर होती है। तो इसका मतलब जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो वर्क डन है ये थीटा के साथ वेरी करेगा।
अब कोस थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, और जो वैल्यू वेरी करेगी कोस थीटा की वो -1 से लेके 1 तक वेरी करेगी। कोस थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -1 से लेके 1 तक। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है तो कोस थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 to 1। अब ये देखिए, जब थीटा 0 से 90 के बीच में है तो जो कोस थीटा है 0 to 1, तो मतलब कैसा आया? पॉजिटिव आया, तो कोस थीटा पॉजिटिव है। तो जो वर्क डन होगा ना वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। कैसे देखते हैं भाई, किस केस में ये वर्क डन पॉजिटिव होगा? ये देखिए, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इधर s है ना। तो अब यहाँ से देखिए, इस केस में जो थीटा है वो 90 तो हो ही नहीं सकता, 0 है। 0 कैसे? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो F डॉट S, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ एस कोस ऑफ एंगल बिटवीन F एंड S। जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच में एंगल 0 होता है, कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी रहती है? 1। तो जो 1 की हम F और S से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? F और S। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा पहला केस, जब थीटा आपका 0 से 90 के बीच में हो तो जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं हम दूसरा केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा क्या है? थीटा तो एंगल है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अब देखिए, जब थीटा 90 होगा तो कोस 90 कितना होता है? 0। तो जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? 0 वर्क होगा। अब देखिए कैसे, अब हम कब कहेंगे कि वर्क डन जो है वो हमारे पास 0 हो गया? ये मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, ये अपने ऊपर है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मटकी, इसको लेके जा रहा है। यू कैन से इट वेट, ये ग्रास वेट भी हो सकता है और कैन बी एनीथिंग एल्स। अब ये देखिए, इस मटकी के ऊपर, ये मटकी का जो कॉन्टेक्ट है वो किधर है? इसके हेड के साथ है ना। तो ये वाला जो बंदा है इस मटकी के ऊपर अपने इस हेड के कॉन्टेक्ट की वजह से क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और जो बंदा है वो तो ऐसे जाएगा ना। तो ये देखिए, इसके साथ मटकी भी ऐसे जाएगी। तो इस बंदे ने जो मटकी के ऊपर फोर्स लगाया वो N जो लगाया वो ऐसे है, और जो डिस्प्लेसमेंट है मटकी का वो ऐसे है। तो जो वर्क डन ऑन दिस वेट और मटकी होगा क्या होगा भाई? अब W इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास क्या है? F की जगह N है तो N, डिस्प्लेसमेंट की जगह S है तो डॉट S। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NS कोस ऑफ, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? 90, तो NS कोस 90। अभी देखिए कोस 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हमारी मम्मी जी हैं या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो जब पशुओं के लिए चारा लेके आते हैं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन रहती है। इस केस में फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है कि वर्क डन 0 है। इस केस में क्या कहती है कि जो फिजिक्स का जो वर्क डन है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब ये देखिए, अगला तीसरा केस देखते हैं भाई। अब अगर हमारे पास थीटा 90 से 180 के बीच में हो, तो अगर 90 से 180 के बीच में होगा तो जो कोस थीटा की वैल्यू वेरी करेगी -1 to 1 वेरी करेगी। तो मतलब -1 to 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। तो कोस थीटा नेगेटिव। तो W का जो बेसिक डेफिनेशन था F डॉट S, एफ एस कोस थीटा, डॉट हटाया तो FS कोस थीटा हो गया। और कोस थीटा तो आपका नेगेटिव है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो वर्क डन आ गया, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव वर्क डन आ गया। अब ये देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक था और ये इधर की तरफ मूव कर रहा था, तो एक कुछ टाइम के बाद एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ F इस साइड में, ये इसको क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। तो थोड़ी देर बाद मान लीजिए यहाँ पे आके ब्लॉक रुक गया। अब देखिए, अब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। तो अब इन दोनों के बीच में देखिए, दोनों एंटी पैरेलल। अब हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी हो तो उनके बीच का एंगल 0, और जब ऐसे कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हो तो उनके बीच का एंगल कितना? 180। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये एंटी पैरेलल हैं तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 180, है ना। यू कैन सी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वर्क हमारे पास क्या होगा? F डॉट S, तो डॉट हटाएंगे तो FS कोस थीटा, थीटा 180 तो कोस 180। तो हमारे पास कितना है? W इज इक्वल टू -FS, है ना। तो ये नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब देखिए, हमने देखा वर्क कैसे निकालते हैं फिजिक्स में और उसकी टाइप्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे यूनिट, वर्क की यूनिट क्या होती है। देखिए अभी हमने देखा कि W जो होता है F डॉट S होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये F क्या है? फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। तो यहाँ से देखिए, जो W होगा उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा?
भाई इसका भी 1 न्यूटन और इसका भी 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा। ये तो थी हमारी एसआई यूनिट। अब चलते हैं हम सीजीएस यूनिट में। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो जो ये वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है आर्ग, ERG। ये कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट। जो वर्क की सीजीएस यूनिट होती है वो हमारे पास होती है आर्ग। तो 1 अर्ग किसके बराबर होगा? भाई इन दोनों की सीजीएस यूनिट ले लो। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि ये जो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तो हम लिख लेंगे इधर 1 जूल। अभी हमने देखा 1 जूल किसके बराबर है? 1 न्यूटन मीटर। और आपको पता है कि जो 1 न्यूटन होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन्स। अब यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर में लेके आइए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁵2 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 जूल कितने के बराबर है? इज इक्वल टू 10⁷ आर्ग। आर्ग मैंने क्यों लिखा? क्योंकि डाइन सेंटीमीटर की जगह पे मैं आर्ग लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा 1 आर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।